चल, तो लास्ट क्लास में हम लोग सिमेट्री सर्किट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमने दो तरह की सिमेट्री पढ़ी थी, एक फोल्डिंग सिमेट्री और दूसरी थी हमारी मिरर सिमेट्री। तो फोल्डिंग में क्या होता है, मिरर में क्या होता है, समझ में आ गया होगा सबको। तो जाते जाते मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो जिन्होंने ट्राई किया, जिनके आंसर आए हैं, अपने आंसर मैच करना और देखना सही है या गलत है। और थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना, उसमें मैंने ए और बी के बीच में भी रेजिस्टेंस दे दिया था। ठीक है, तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस नहीं है थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करो उसको और फिर ट्राई करो पॉज करके। ठीक है, नए क्वेश्चन के साथ। ठीक, तो देखो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा है। ठीक, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो कौन सी सिमेट्री जो है वो आपको दिखाई दे रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको फोल्डिंग सिमेट्री दिखाई दे रही है। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री। तो फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है, फोल्डिंग क्यों दिखाई, समझ में आ रहा है। ए और बी क्या लोग अपना हाथ देखो तो इस साइड और इस साइड सिमेट्री का सर्किट। ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस आर है, मैंने बनाई नहीं है पर आप ध्यान देना हर एक रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, आज थोड़ा माइक में प्रॉब्लम है तो आवाज कम आ सकती है, तो ध्यान से सुनना। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे हमको फोल्डिंग सिमेट्री दिख रही है। और फोल्डिंग क्या बोलती है, अगर आपने सही से सुना होगा लास्ट लेक्चर, तो यहां का जो पोटेंशियल वही पोटेंशियल यहां का, यहां का जो पोटेंशियल वही पोटेंशियल यहां का। ठीक है, तो अगर इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो क्या मैं उसको सर्किट से उड़ा सकता हूं। ठीक है, मतलब अगर x और x दोनों जगह सेम पोटेंशियल है तो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0। सिमिलरली इसके अक्रॉस भी कितना हो गया, 0। तो क्या मैं इसको सर्किट से उड़ा सकता हूं, बिल्कुल। तो ये वाला सर्किट से उड़ गया। क्या इसको भी उड़ा सकता हूं, बिल्कुल। ये वाला भी सर्किट से उड़ गया। ठीक, अब क्या बचा, ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या आप निकाल लोगे, तो कैसे निकालोगे, देखो ये आर क्या सीरीज, तो ये हो जाएंगे आपके 2R। ये 2R ये R ध्यान से देखो किसमें, पैरेलल नहीं, सीरीज। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे अब 2R R ये किस में होंगे, ध्यान से देखो हमको निकालना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसके लिए 2R और R हमारे किस में हो जाएंगे, सीरीज। ठीक, सिमिलरली ये आर सीरीज, तो यहां का हटा के आपका लग जाएगा 2R। डायरेक्टली करना है तो कर लो, पूरा फोल्ड कर दो, पैरेलल लगा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, उससे भी आएगा। अब ए बी के अबाउट निकालना है तो 2R और R किस में हो जाएंगे, सीरीज। सेम करंट जाएगा इसमें, ये 2R R किस में हो जाएंगे, सीरीज। तो आपका सर्किट थोड़ा और सिंप्लीफाई होके ये R, ये आपका 3R, ठीक, और ये भी आपका 3R। ठीक, ये B और ये आपका A। कर लोगे आगे, चलो अब आपका क्या हुआ, 3R R 3R सबके सब किस में हो गए, पैरेलल में। तो 1/R इक्विवेलेंट आपका कितना हो गया, 1/R 1/3R 1/3R। ठीक, तो 3R LCM 3115, तो R इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 3R/5। तो जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ देखो क्या गलती हो रही है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 2। तो ए बी के अबाउट निकालना है, तो ध्यान से देखो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्रिक आपको दिख रहा होगा। तो इसमें कौन सी सिमेट्री लगाएं, मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री लगाओ ध्यान से। तो क्या बोलता है वो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो जॉइंट है उनको ऐसा बना दो। ठीक, अब आगे क्या होगा बोलो, ये आर सीरीज दैट इज 2R, ये आर सीरीज 2R, वो 2R ये 2R पैरेलल। तो सब उड़ के ऊपर आपका बचेगा केवल एक R। ऐसे ही होगा, ये आर सीरीज 2R, ये आर सीरीज 2R 2R पैरेलल। तो ये भी पूरा उड़ के
आपका बचेगा केवल R। ठीक, अब आगे R R R R R सारे के सारे सीरीज, क्योंकि आपको AB का अबाउट निकालना है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 R। ठीक, तो ये सब हटके आपका एक सिंगल रजिस्टर यहां पे लगेगा जिसकी वैल्यू होगी 5R। अब AB के लिए ये 5R ये R पैरेलल, तो इक्विवेलेंट आ जाएगा 5R/6। ठीक है, तो पहले का आंसर 3R/5, सेकंड का आंसर 5R/6। बहुत बच्चों का सही हो गया होगा, जिसको अच्छे से सिमेट्री जिसने देख ली होगी। मैं फिर से बता रहा हूं, नीट वालों के लिए दिस सेक्शन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उनके लिए आर इक्विवेलेंट निकालना आता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, पर वो एकदम आसान सर्किट आता है उनके में। मतलब या तो डायरेक्टली देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये सीरीज ये पैरेलल, ठीक है, या व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा होगा, या कुछ ऐसा जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सके। इतना लेंदी और इतना वो कॉम्प्लिकेटेड कभी नहीं आता है नीट में। मेंस एडवांस फिर से कुछ भी पूछ सकता है, तो छोड़ना नहीं है उनको। लास्ट एक और क्वेश्चन मैंने दिया था, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपको निकालना था ए और बी के बीच में। उसमें थोड़ा चेंज कर लेना, ए और बी के बीच में रजिस्टर नहीं है। ठीक, अब चेंज करके उसको सोल्व करो, कितना आर इक्विवेलेंट आ रहा है। ठीक, चलो कितने रजिस्टर हैं, 1 2 3 4 5। शायद ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाए, तो इस पॉइंट को नाम दे दे C, इसको नाम दे देते हैं D। हर पॉइंट के नाम हो गए। जिनके बीच में निकालना है उनको सबसे दूर बनाओ, तो A और B। C को ऊपर बना लेते हैं, D को नीचे। शायद व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाए, चेक करते हैं। ये रजिस्टर किसके बीच में, A और D, तो A और D के बीच में R, इसका काम हो गया। ये किसके बीच में, D और C, तो D और C के बीच में R, इसका काम हो गया। ये A और C, तो A और C के बीच में R, इसका काम भी हो गया। ये B और C, तो B और C के बीच में R, इसका काम भी हो गया। ये B और D, तो B और D के बीच में R। ठीक, हमें किसके बीच में निकालना है, A और B। ध्यान से देखो, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बिल्कुल। ये बाई ए का रेशो ये बाई ए के इक्वल, क्या बीच वाला उड़ जाएगा, तो बीच वाला उड़ाओ। आर आर सीरीज 2R, आर आर सीरीज 2R, 2R 2R पैरेलल, सो आर इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी R। ठीक, समझ में आ गए तीनों क्वेश्चन। तो पहले का आंसर था 3R/5, सेकंड का आंसर है 5R/6, थर्ड का आंसर है R। तो ये थे आपके होमवर्क वाले तीनों क्वेश्चंस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने दिया था 2 लेक्चर पहले, इनफाइनाइट लैडर का। तो बहुत बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था, आंसर आया था। ठीक है, तो बहुत लोगों ने उसको सही किया था। तो जिनका नहीं हुआ वो देखो क्या गलती हुई उनसे। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। क्वेश्चन था कुछ ऐसा, ये R, ये R, ये A, ये B, ये आपका KR, ये आपका KR और K2R ऐसा इन्फिनिटी तक था। क्वेश्चन था A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, कितनी आएगी। ठीक है, तो मैंने मान लिया A और B के बीच में X। ठीक, तो सर्किट को रीड्रॉ करो, तो ये R, ये R, ये B, ये A, और यहां से सर्किट उड़ाओगे। ठीक, पर रिपीट एग्जैक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि K टाइम्स होता जा रहा है, KR K2R। तो जब आप यहां से उड़ाओगे तो उन सब की जगह आपका यहां पे लगेगा KX। ठीक है, एक क्वेश्चन और किया था हमने इनफाइनाइट लैडर का, उसमें X आपका लगा था। क्यों, क्योंकि वो एग्जैक्ट था, R R R R एग्जैक्ट था, तो वो हट के X ही लगेगा। पर इसमें KR, फिर K2R अगली ब्रांच में, उससे अगली में K3R, तो वो सब हट के इस बार लगेगा वहां पे KX। अब आगे क्या, ये और ये पैरेलल, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, दैट विल बी KX इंटू R अपॉन KX प्लस R। इन दोनों का रिजल्टेंट इसके साथ सीरीज, तो प्लस R। ये आया टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो ये किसके इक्वल होगा, आपका X, क्योंकि A और B के बीच में हमने X माना। क्या आप क्वाड्रेटिक सोल्व कर लोगे, थोड़ा अजीब सा आंसर आएगा, पर बहुत बच्चों का आ गया था, अच्छी बात है। देखो अब ध्यान से, आंसर क्या आएगा आगे, एलसीएम ले लेना, दैट विल बी 2KXR प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू KX स्क्वायर प्लस RX।
दिस विल बी kx स्क्वायर प्लस आर एक्स इंटू 1 माइनस 2k माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. तो सॉल्यूशन क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. तो माइनस को अंदर लेके जाओगे, दैट इज 2kr माइनस आर प्लस माइनस कुछ कैंसिल हो रहा है अंदर, तो ये बचेगा आर स्क्वायर इंटू 4k स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2k. आर कॉमन लेना है तो कॉमन भी आ सकता है आपका. तो ये है आपका अजीब सा फाइनल आंसर. बहुत बच्चों का आ गया था ये, ठीक है. तो मतलब वो लोग सीख गए हैं इनफाइनाइट लैडर, ठीक है. और इनफाइनाइट लैडर इंपॉर्टेंट है, ठीक है. आपको बहुत बुक में क्वेश्चन मिलेंगे उसके, इवन एचसीवी में या आपकी बुकलेट्स में, हर जगह उसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है. तो ये थे आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन जो भी आपको लेक्चर्स में दिए गए थे, ठीक. अब आगे का पार्ट, लास्ट पार्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का. बहुत सारे इक्विवेलेंट हमने सीख लिए, ट्रिक सीख ली, व्हीटस्टोन ब्रिज सीख लिया, पॉइंट वाला मेथड सीख लिया, ठीक है. अब लास्ट आपका है क्यूब की प्रॉब्लम्स. थोड़ा सा पेशेंस रखना क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है उसमें, और फिर से नीट वाले लोग नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके में कभी ना आया है ना कभी आएगा, ठीक है. पर एडवांस में आ चुका है, मतलब जब आईआईटी हुआ करता था. तो लास्ट टॉपिक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, दैट इज क्यूब प्रॉब्लम्स, ठीक है. चलो अब ध्यान से मैं इसमें एक ट्रिक बताऊंगा. सबसे आसान मेथड और सबसे इंटरेस्टिंग मेथड वही है जो मैं बता रहा हूं. अदरवाइज इसको सोल्व करने के 3-4 मेथड है. तो जो मैं आज बताऊंगा अगर वो समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, पर अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक दो मेथड और बता दूंगा, तो जिससे आपको अच्छा लगे उससे उसको सोल्व कर लेना, ठीक है. तो अब ध्यान से पेशेंस रखना और ध्यान से समझना क्या किया मैंने. क्यूब बनाते हैं सबसे पहले. तो ये आपका एक क्यूब है, नंबरिंग कर रहा हूं मैं. ये 1 2 3 4 5 6 7 8. अपना रूम इमेजिन करना. सबको पता है क्यूब के 8 वर्टिसेस होते हैं, पता है ये बात. 12 एज होते हैं, ये भी बात पता है. अच्छा, दो वर्टेक्स के बीच में जो वायर लगी है इसकी रेजिस्टेंस आर है. मतलब ये जो 12 वायर से हमने क्यूब बनाया है, हर एक वायर की रेजिस्टेंस आपकी आर है. मतलब 1 और 2 के बीच में जो वायर लगी है इसकी रेजिस्टेंस आर, 2 और 3 के बीच में जो लगी है इसकी रेजिस्टेंस आर, 3 और 4 के बीच में जो लगी है इसकी आर. तो ऐसी ऐसी कितनी वायर्स हैं आपकी? ऑब्वियसली 12 वायर्स, ठीक है. तो बेसिकली हमने क्या किया, वी हैव फॉर्म्ड अ क्यूब यूजिंग 12 वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक. और हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो बच्चे पूछेंगे सर किसके बीच में? तो मैं 3 बताऊंगा आपको. एक बताऊंगा बॉडी डायगोनल, ठीक. तो वो कौन से पॉइंट हो जाएंगे? 1 6, ठीक है. या और भी बहुत सारे 2 8, 2 8 नहीं, 2 8 तो फेस हो जाएगा. 1 6 हो गया, 4 7 हो गया. ये सब आपके क्या बनेंगे? बॉडी डायगोनल. तो पहले मैं बताऊंगा बॉडी डायगोनल के अबाउट कितना होता है, ठीक. तो वो बॉडी डायगोनल कोई भी हो, सबके अबाउट सेम होगा, चाहे 1 6 या दूसरा कोई. फिर मैं बताऊंगा एज के अबाउट. एज मतलब 1 2 या 2 3, 3 4 या 4 1, सबके अबाउट सेम होगा, ठीक. और तीसरा मैं बताऊंगा फेस डायगोनल के अबाउट. फेस डायगोनल मतलब 5 7 6 8 1 3 2 4 ऐसा, ठीक. तो 2 मैं आज कराऊंगा, प्रैक्टिस अच्छे से करना, उसको अच्छे से देखना कि मैंने क्या किया. और तीसरा मैं होमवर्क के लिए आपको दूंगा. एचसीवी में एग्जाम्पल में वो क्वेश्चन दिया है, आंसर अपना मैच करना. करने के बाद अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में वैसे भी मैं कराऊंगा, नेक्स्ट नहीं तो उसके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है. करें स्टार्ट. चलो तो सबसे पहले देखते हैं बॉडी डायगोनल के अबाउट, ठीक है. ठीक है, चलो तो बॉडी डायगोनल कौन सा पकड़े? 1 6. तो 1 और 6 के बीच में मुझे निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. हर एक वायर की रेजिस्टेंस आ रहा है, ये भूलना नहीं, ठीक. चलो अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मजा आएगा, ध्यान से समझना, बस परेशान नहीं होना.
और नीट वाले लोग नहीं भी करेंगे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 और 6। चलो अब सुनना ध्यान से। अब मैं ऐसे पॉइंट्स सर्च करने जा रहा हूं। 8 पॉइंट दिख रहे हैं सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं सबको। तो मैं ऐसे पॉइंट्स सर्च करने जा रहा हूं जो ए के लिए एज पे लाई करेंगे, मतलब 1 के लिए, और 6 के लिए फेस डायगोनल होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो 1 के लिए एज पे लाई करेंगे और 6 के लिए फेस डायगोनल पे लाई करेंगे, ऐसे पॉइंट्स मैं इस क्यूब में ढूंढने जा रहा हूं। ठीक, तो देखते हैं ऐसे कितने पॉइंट्स मुझे मिलते हैं। देखो 1 के लिए एज, 6 के लिए फेस डायगोनल, तो सबसे तो 2 दिख रहा सबसे पहले। 1 के लिए एज, 6 के लिए फेस डायगोनल, तो पहला पॉइंट हो गया 2। ठीक, और 1 के लिए एज, 6 के लिए फेस डायगोनल, तो एक पॉइंट और दिखा मुझे 8। देखो 8, 1 के लिए एज, 6 के लिए फेस डायगोनल। ये आपका ट्रिक है, आपको ऐसे ही करना है। अदरवाइज इसके और भी मेथड है पर वो लेंदी है, तो इससे बेटर है कि आसान वाले से करते हैं। एक और मुझे मिल सकता है 1 के लिए एज और 6 के लिए फेस डायगोनल, बिल्कुल 4 मिला। 1 के लिए एज, 6 के लिए फेस डायगोनल। तो मुझे 3 ऐसे पॉइंट्स मिले जो 1 के लिए एज पे लाई करेंगे और 6 के लिए फेस डायगोनल पे लाई करेंगे। ठीक, अच्छा अब मैं उल्टा करता हूं। अब मैं ऐसे पॉइंट्स ढूंढता हूं जो 1 के लिए फेस डायगोनल पे लाई करेंगे और 6 के लिए एज पे लाई करेंगे। उल्टा करते हैं। अब पहले मैंने 1 के लिए एज पे ढूंढा था, 6 के लिए फेस डायगोनल पे ढूंढा था। अब उल्टा करते हैं। तो 1 के लिए फेस डायगोनल, 6 के लिए एज। 1 के लिए फेस डायगोनल, 6 के लिए एज, बिल्कुल 7 मिला। 1 के लिए फेस डायगोनल, 6 के लिए एज। अच्छा, क्या 5 भी मिला? 1 के लिए फेस डायगोनल, 6 के लिए एज, बिल्कुल 5 मिला। और क्या 3 भी मिला? बिल्कुल 1 के लिए फेस डायगोनल, 6 के लिए एज। अब ध्यान से देखो, क्या सारे पॉइंट्स की नंबरिंग हो गई? 1 6 उनके बीच में तो निकालना ही है। 2 3 4 5 7 8 क्या सबकी हो गई? अब ध्यान से सुनो, अगली ट्रिक क्या है। सबसे पहला काम आपने क्या किया, जिन पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है, किसके बीच में निकालना है? 1 6, उनके लिए मैंने क्या किया, बारी बारी से ऐसे पॉइंट्स ढूंढे जो 1 के लिए पहले एज बनेंगे, 6 के लिए फेस डायगोनल पे लाई करेंगे। फिर मैंने ऐसे पॉइंट्स ढूंढे जो 1 के लिए फेस डायगोनल पे लाई करेंगे और 6 के लिए एज बनेंगे। तो ऐसे 3 पॉइंट्स मिले 7 5 3। और जो 1 के लिए एज पे होंगे और 6 के लिए फेस डायगोनल पे, ऐसे भी 3 पॉइंट्स मिले 2 8 4। तो मतलब मुझे ये 8 के 8 पॉइंट मैंने देख लिए। यहां तक समझ में आया? अब अगला स्टेप क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो पॉइंट्स आपने ऊपर लिए हैं 2 8 4, जो 1 के लिए एज हैं, 6 के लिए फेस डायगोनल पे लाई कर रहे हैं, दे विल बी एट सेम पोटेंशियल ड्यू टू सिमेट्री। ये याद रखना, मतलब 2 8 4 आप इनको सेम पॉइंट्स बोल सकते हैं। पॉइंट वाला मेथड याद है, जहां जहां पोटेंशियल सेम वहां पॉइंट्स के नाम हम सेम देते थे। सिमिलरली यहां पे भी हम वही वैसे ही प्रोसीड करेंगे। तो 2 8 4 जो होंगे, दे आर द पॉइंट्स विच आर एट द सेम पोटेंशियल। हर बार नहीं, हर सिचुएशन में नहीं, केवल इस सिचुएशन में जब हम 1 और 6 के बीच में इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिमेट्रिक पॉइंट्स आपसे आपके लिए। समझ में आ गया? सिमिलरली 7 5 3, दीज आर द पॉइंट्स विच आर एट द फेस डायगोनल ऑफ 1 एंड एट द एज ऑफ 6। तो ये भी जो पॉइंट्स होंगे 7 5 3, ये भी आपके सेम पोटेंशियल पे होंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 8 4 2, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ठीक, ये पॉइंट्स आपके सेम पोटेंशियल पे होंगे इस केस के लिए, हर बार नहीं। और 7 5 3, ये जो पॉइंट्स है, ये भी आपके सेम पोटेंशियल पे होंगे। मतलब इन तीनों पॉइंट्स को आप सेम कंसीडर कर सकते हैं। आगे प्रोसीड करें। अब जिनके बीच में निकालना है उनको सबसे दूर बनाओ। तो 1 और 6 बनाया सबसे दूर। ठीक, अच्छा आगे क्या करें? अब जो जो सेम पॉइंट्स हैं उनको एक जगह ड्रॉ करो, जैसे हम पॉइंट मेथड में करते थे। तो 2 8 4 को एक जगह, 2 8 4, तीनों को सेम पॉइंट मान रहे हैं हम लोग। ठीक, और 7 5 3 को एक जगह, तो 7 5 3। ठीक, अब देख लेना आठों पॉइंट्स ड्रॉ हुए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल। टोटल रेजिस्टेंसेस कितने हैं आपके? 12। तो वो 12 के 12 इन पॉइंट्स के बीच में ड्रॉ करो, जैसे हम पॉइंट मेथड में करते हैं। तो 12 पहले ड्रॉ कर लेते हैं, किन किन के बीच में है। एक तो 1 2 दिख रहा है, 2 3 दिख रहा है, 3 4 दिख रहा है,
4 1 दिख रहा है, दिख रहा है, 4 5 दिख रहा है, 5 6 दिख रहा है, 6 7 दिख रहा है, 7 8 दिख रहा है, 8 5 दिख रहा है, 8 1 दिख रहा है ना, 7 2 दिख रहा है और 6 3 दिख रहा है। हो गए 12, 1 2 3 4 4 4 8 4 12। हाँ, तो इन 12 रेजिस्टेंसेस को मैं इस डायग्राम में ड्रॉ करता हूं। ध्यान से अब सुनना। पहला किसके बीच में है? 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में R। अगला है 2 और 3, तो 2 और 3 के बीच में R। समझ में आ रहा है? अगला है 3 और 4, तो 3 और 4 मतलब यही बनेगा, तो आपस में किस में हो जाएंगे? पैरेलल, क्योंकि 7 5 3 ये सेम पॉइंट्स हैं, 2 8 4 ये सेम पॉइंट्स हैं। समझ रहे हो? अगला है 4 और 1, तो 4 और 1, 4 और 1 तो ये आपस में हो जाएंगे पैरेलल। ठीक। अगला है 4 और 5, तो 4 और 5 तो ये हो जाएंगे आपके पैरेलल। अगला है 5 और 6, 5 और 6 तो ये हो जाएंगे आपके ये 5 और 6 के बीच में। अगला है 6 और 7, तो 6 और 7 तो ये आपस में हो जाएंगे पैरेलल। अगला है 7 और 8, तो 7 और 8 तो यहां बनेगा ये। समझ पा रहे हो क्या क्या कर रहे हैं हम? अगला है 8 और 5, 8 और 5 तो फिर से ये। ठीक। अगला है 8 और 1, तो 8 और 1 तो ये। ठीक। अगला है 7 और 2, तो 7 और 2 तो ये। अगला है लास्ट 6 और 3 तो ये। चेक करो 12 के 12 बने कि नहीं। तो 1 और 2 8 4 मतलब सेम पॉइंट्स हैं वो, उनके बीच में 3 6, 3 और 6 9 और 3 12। अब मुझे किसके बीच में निकालना है? 1 और 6, तो 1 और 6। सर्किट को थोड़ा और सोल्व करते हैं। ये समझ में आ गया सब कैसे बनाए? R R R पैरेलल, तो ये हो गए आपके R/3। R R R R R R 6 पैरेलल, तो ये हो गया आपका R/6। R R R 3 पैरेलल, तो ये हो गया आपका R/3। क्या 1 और 6 के लिए सब सीरीज? तो फाइनल आंसर R इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी R/3, R/6, R/3, 6 एलसीएम 2 2 1 5 R/6। So this is your equivalent resistance between 1 and 6, which is the body diagonal of this cube. तो मैं 3 केसेस आपको करा रहा हूं। एक क्यूब के लिए बॉडी डायगोनल के अबाउट इक्विवेलेंट, ठीक। इसके बाद मैं कराऊंगा एज के अबाउट, और लास्ट आपका होगा फेस डायगोनल के अबाउट। ठीक है, आया समझ? चलो, मजा आया? क्या किया समझ में आ गया सबको? तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या किया? हमको निकालना है 1 और 6 के बीच में। ठीक। तो पहले मैंने क्या किया? ऐसे पॉइंट्स ढूंढे जो 1 के लिए एज पे लाई करेंगे, 6 के लिए फेस डायगोनल पे लाई करेंगे। तो ऐसे मुझे 3 पॉइंट्स मिले 2 8 4। तो सिमिट्री से वो सारे के सारे सेम पोटेंशियल पे होंगे, मतलब मैं उनको सेम पॉइंट्स मान सकता हूं। एक्चुअल में मैं पॉइंट मेथड से ही इसको सोल्व कर रहा हूं, जो मैंने ट्रिक 1 आपको सिखाई थी। फिर मैंने ढूंढे ऐसे पॉइंट्स जो 1 के लिए फेस डायगोनल पे लाई करेंगे और 6 के लिए उल्टा। तो ऐसे 3 पॉइंट्स मिले 7 5 3। तो उन 7 5 3 पे भी सेम पोटेंशियल होगा, मतलब मैं उनको सेम पॉइंट्स मान सकता हूं। अब मैंने क्या किया? जिनके बीच में निकालना है उनको मैंने सबसे दूर बनाया, मतलब 1 और 6 को सबसे दूर। अब बीच में ड्रॉ किए 2 8 4, वो तो सेम पॉइंट्स हो गए, और 7 5 3 वो सेम पॉइंट्स हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूं? एक एक करके इन 12 रेजिस्टेंसेस को मैंने इन पॉइंट्स के बीच में ड्रॉ किए, और जो 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंसेस आएंगे वो आपस में पैरेलल में होंगे। मैंने बताया था, आधों को लगता है वो सीरीज में होंगे, नहीं, बिकॉज वो रेजिस्टेंसेस 2 पॉइंट्स के बीच में हैं, मतलब उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो वो पैरेलल में होते हैं, ना कि सीरीज में। आधों को डाउट हो सकता है, सर 1 और 2 के बीच में एक R था, बिल्कुल। 1 और 8 के बीच में एक R था, बिल्कुल। 1 और 4 के बीच में एक R था, बिल्कुल। पर क्या वो सीरीज में नहीं लगने चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 8 4 सेम पॉइंट्स है, मतलब सेम पोटेंशियल वाले। तो इस R के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम, इस R के लिए भी सेम, इस R के लिए भी सेम, तो आपस में वो पैरेलल होंगे, ना कि सीरीज। समझ में आ रहा है सबको? तो इसके बाद हमने सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। सेकंड हम करते हैं एज के अबाउट। अच्छा, ये HCV का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 शायद, या कुछ तो है, देख लेना। आंसर उन्होंने वही दिया 5R/6, और उन्होंने वही मांगा है कि बॉडी डायगोनल के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो और भी मेथड है इसके, ऐसा नहीं है कि और मेथड नहीं है, बिल्कुल है। हर बुक में आपको अलग अलग मेथड मिल जाएंगे, पर सबसे आसान और सबसे मजेदार यही मेथड है। सेकंड देखते हैं
किसी भी एज के अबाउट इक्विवेलेंट, तो एज पकड़ते हैं 1 और 2, एज दिख रहा है 1 और 2, 2 और 3 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से सेम प्रोसीजर, मैं ऐसे पॉइंट्स ढूंढने जा रहा हूं जो 1 के लिए एज पे लाई करेंगे और 2 के लिए फेस डायगोनल पे लाई करेंगे। ढूंढो, 1 के लिए एज, 2 के लिए फेस डायगोनल। सबसे पहला मिला 4, 1 के लिए एज, 2 के लिए फेस डायगोनल, फिर मिला मुझे 8। और कोई मिल रहा है क्या? नहीं। फिर हम उल्टा करते हैं, अब हम ऐसे पॉइंट ढूंढते हैं जो 1 के लिए फेस डायगोनल और 2 के लिए एज। ढूंढो, 1 के लिए फेस डायगोनल, 2 के लिए एज, 1 के लिए फेस डायगोनल, 2 के लिए एज, 7 दिख रहा है। 1 के लिए फेस डायगोनल, 2 के लिए एज, अच्छा 3, बिल्कुल 3। कैसे? 1 के लिए फेस डायगोनल, 2 के लिए एज, 5 और 6 नहीं। अब जिसको पिछला मेथड अच्छे समझ में आएगा उसको यहां पे एक परेशानी दिखी होगी। अब वो परेशानी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। वो परेशानी है कि पिछले में हम 8 के 8 पॉइंट्स देख पा रहे थे, मतलब 3 जो पॉइंट्स थे आपके वो सेम पोटेंशियल पे थे और रिमेनिंग 3 सेम पे थे और 2 ऐसे थे जिनके बीच में आपको निकालना था। पर इस केस में हम बोल सकते हैं कि 4 और 8 सेम पोटेंशियल पे होंगे, जैसे हमने पिछले में किया था सिमिट्री की वजह से। 7 और 3 सेम पोटेंशियल पे होंगे, बिल्कुल। पर आधे बोलेंगे सर 5 और 6 का क्या? 5 और 6 के बारे में तो हम कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं इसमें, है ना। तो आधे बोलेंगे सर ठीक है, हम 1 और 2 को सबसे दूर बनाते हैं क्योंकि उनके बीच में हमको इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक, बीच में हम बना देंगे 8 और 4 को एक ही जगह क्योंकि वो सेम पॉइंट्स हो जाएंगे। 7 और 3 को हम बना देंगे एक ही जगह क्योंकि वो सेम पॉइंट्स हो जाएंगे। पर 5 और 6 को कहां बनाएं? ऐसा डाउट उठ सकता है बहुत बच्चों के मन में, और वो डाउट बिल्कुल सही है क्योंकि पिछले में हम सारे पॉइंट्स बता पा रहे थे कि हाँ ये पॉइंट सेम है, सेम पोटेंशियल पे, तो उनको एक ही जगह बनाओ, ये पॉइंट्स को एक जगह बनाओ और जिनके बीच में निकालना उनको सबसे दूर बनाओ। ऐसे करके हमारे 8 के 8 पॉइंट्स हमको मिल गए थे। पर इस क्वेश्चन में हमको ऐसे सिर्फ 6 ही पॉइंट मिल पा रहे हैं। 1 और 2 जिनके बीच में निकालना है सबसे दूर, 8 और 4 एक जगह, 7 और 3 एक जगह, 5 और 6 के बारे में कुछ बात ही नहीं हुई। ठीक, तो अब कैसे करेंगे आधे सोचेंगे। अब ध्यान से सुनना, जिनके बीच में निकालना है फिर से वही उनको सबसे दूर बनाओ, 1 और 2। ठीक, 8 और 4 को एक जगह बनाना है, 7 और 3 को एक जगह बनाना है, पर बनाना कहां है? अब आधे बोलेंगे सर बीच में बनाओ जैसे आपने पिछले में बनाया था। तो अब मैं जहां बना रहा हूं पहले वो देखना, उसके बाद मैं बात करूंगा कि मैंने ऐसा क्यों बनाया। 8 और 4 को एक जगह, 7 और 3 को एक जगह। अभी परेशान नहीं होना कि सर बीच में क्यों नहीं बनाया। ठीक, अभी भी कौन बचा? 5 और 6। तो मैं 5 और 6 को कहां बना रहा हूं, देखो 5 को यहां और 6 को यहां, समझो। ठीक, अभी मैं समझाता हूं क्या हुआ, मैंने इस बार बीच में क्यों नहीं बनाए। तो पहली चीज, 8 पॉइंट्स बने कि नहीं बने? बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब बन गए। 8 और 4 एक जगह क्यों बने समझ में आया? क्योंकि वो सिमेट्रिक है। ठीक, 1 के लिए एज है वो और 2 के लिए फेस डायगोनल पे है। 7 और 3 एक जगह क्यों बने वो समझ में आया? 1 के लिए फेस डायगोनल है, 2 के लिए एज है। ये आपका प्रोसीजर है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का। चलो, अब सवाल उठता है सर आपने ऐसे क्यों बनाए? 5 और 6 सबसे ऊपर, 8 4 7 3 बीच में, पिछले क्वेश्चन की तरह बीच की लाइन पे क्यों नहीं बनाए? अब सुनो क्यों ऐसा हुआ। देखो, थोड़ी देर के लिए क्या करो, 1 और 2 को फिक्स करो, इस एज को मतलब इस क्यूब को इस एज के अबाउट फिक्स करो। ठीक, मतलब 1 और 2 के अबाउट आपने इस क्यूब को फिक्स किया है। अब इस क्यूब को आप ऐसे मोड़ रहे हैं ताकि 3 और 7 एक ही जगह आ जाए। क्यों? क्योंकि वो दोनों तो सेम पॉइंट्स हैं। और 4 और 8 एक जगह आ जाए। समझ रहे हो? मतलब आपने क्या किया, ये क्यूब रखा था 1 और 2 के अबाउट फिक्स है, आपने इस क्यूब को उठा के ऐसे कर रहे हैं ताकि 3 और 7 एक जगह आ जाए, 4 और 8 एक जगह आ जाए। एक जगह आने का मतलब समझ में आ रहा है? क्योंकि वो सेम पॉइंट्स है तो हम चाहते हैं 3 और 7 एक जगह, 4 और 8 एक जगह। तो ऐसा ऐसा आपने किया। ऊपर मेरे पास क्यूब नहीं, अदरवाइज मैं बताता कि कैसे किया। फील लो, 1 और 2 के अबाउट फिक्स करो जिसके अबाउट निकालना है, और देखो 3 और 7 एक जगह लेके आने हैं आपको क्योंकि वो सेम पोटेंशियल पे है। तो ये ऐसा ऐसा ऊपर कर रहे हो। तो जब आप ऐसा ऊपर करोगे तो ध्यान से देखो 5 और 6 सबसे ऊपर चले जाएंगे, जाएंगे कि नहीं? जब आप 3 और 7 को एक जगह लेके आओगे, 4 और 8 को एक जगह, ऐसा करके, समझ रहे हो? तो 5 और 6 आपके कहां चले जाएंगे? ऊपर। तो इसलिए मैंने ऊपर बनाया। अब ऊपर बना के क्या चीज आसान होने वाली है, देखो खुद ही समझ जाओगे कि हाँ सर आपने एकदम सही बनाया, इस बार बीच में नहीं बनाया, एकदम सही किया। ठीक, देखो अब ध्यान से, सारे रेजिस्टेंसेस एक एक करके बनाते हैं। पहला 1 और 2 के बीच में, दिस इज योर आर। 2 और 3 के बीच में, 2 और 3,
थोड़ा सा ऐसा बनाता हूं मैं घुमा के, क्या फर्क पड़ रहा है। आर 3 और 4, ठीक, आर 4 और 1, आर 4 और 5, आर 5 और 6, आर और 6 और 7, आर, ठीक, 7 और 8, 7 और 8 तो आपस में हो जाएंगे पैरेलल, आर 8 और 1, 8 और 1 तो ये आपस में पैरेलल, आर 7 और 2, 7 और 2 तो ये आपस में पैरेलल, आर लास्ट 6 और 3, 6 और 3 ये आपस में पैरेलल, आर 8 और 5 भी था क्या, हाँ 8 और 5 भूल गए हम लोग, 4 और 5 हो गया, 8 और 5 ये, तो ये भी पैरेलल। गिनो 12 है या नहीं है, 12 होने चाहिए, 2 4 6 8 10 11 12 बन गए सारे। अब क्या ध्यान से देखो, आपको पता चल पा रहा है कौन सीरीज कौन पैरेलल, बिल्कुल। निकालना किसके बीच में है, 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में निकालना है, तो ध्यान से देखो तो कौन सीरीज कौन पैरेलल आराम से पता चल पा रहा है। जैसे ये आर आर पैरेलल, ठीक, मैं एक में ही सारा सोल्व कर रहा हूं वापस, तो ये आपका हो जाएगा r/2, ये आर पैरेलल तो ये भी आपका हो जाएगा r/2, ये आर पैरेलल तो ये भी आपका हो जाएगा r/2, ये आर पैरेलल तो ये भी आपका हो जाएगा r/2, ये आर पैरेलल तो ये भी आपका हो जाएगा r/2। अब किसके बीच में आपको निकालना है, बिल्कुल 1 और 2 के बीच में, तो ये r/2 ये r/2 ये r, क्या सीरीज, 1 और 2 के लिए तो सीरीज ही होंगे वो, r/2 r/2 r 2r, वो 2r ये r/2 पैरेलल तो वो बनेगा 2r इंटू r/2 अपॉन 2r प्लस r/2, 2r/5, तो कुछ ऐसा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये r/2 और ऊपर का पूरा सोल्व होके आएगा 2r/5, ये r/2 और ये आपका r, और ये है 0.1 ये है 0.2 जिनके बीच में निकालना है। अब ये r/2 ये r/2 सीरीज r, वो r ये 2r/5 सीरीज 7r/5, वो 7r/5 और ये r पैरेलल, तो फाइनल आएगा 7r/5 इंटू r अपॉन 12r/5, so final answer is 7r/12, so equivalent resistance between 1 and 2 is 7r divided by 12, ठीक है। चलो समझ में आ गया सबको, क्या किया, ऊपर क्यू पॉइंट्स बनाए, समझ में आ गया, क्योंकि मुझे पता था 7 और 3 सेम पॉइंट्स है, सेम पोटेंशियल है वहां पे, 8 और 4 सेम पॉइंट्स है, तो जब मैं क्यूब को ऐसा मोड़ता हूं ताकि 3 और 7 एक जगह आ जाए, 4 और 8 एक जगह आ जाए, तो 5 और 6 आपके ऊपर चले जाएंगे, इसलिए मैंने वैसा बनाया। और अब क्या करो, उन 12 के 12 रजिस्टेंसेज को हर एक पॉइंट के बीच में ड्रॉ करते जाओ, जो मैंने बोर्ड पे साफ साफ लिखे, 1 2 के बीच में एक, 2 3 के बीच में एक, 3 4 के बीच में एक, पिछले में भी ऐसे किया था हमने, और फाइनल बनाने के बाद काउंट कर लेना टोटल 12 है या नहीं। अब आगे आपको डायग्राम बनाते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, उसके बाद सोल्व करो, सिंपल। और सीरीज पैरेलल कैसे देखना है, देख के चलो आपको किसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने, जैसे इस केस में 1 और 2 के बीच में, तो ऊपर के r/2 r/2 सीरीज हो जाएंगे, उनका आएगा r/2 के साथ पैरेलल, वो मिलके हो जाएगा 2r/5, फिर ये बचा r/2 2r/5 r/2, ये सब तीनों सीरीज में, वो आएगा 7r/5, वो 7r/5 और 1 और 2 के बीच वाला r आपस में पैरेलल, ठीक है, तो फाइनल आंसर आएगा 7r/12, तो ये आंसर आ गया आपका 7r/12। और पिछला था हमारा बॉडी डायगोनल, वो आपका HCV का क्वेश्चन एक्सरसाइज का आंसर मैच कर लेना। तीसरा आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना और मुझे सॉल्यूशन सेंड करना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फेस डायगोनल के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। फेस डायगोनल कौन सा, 5 7 1 3 2 4, जो भी आपको पॉइंट लेना है आपकी मर्जी, ठीक है, किसी के भी अबाउट निकाल दो, आंसर सेम आएगा। तो फेस डायगोनल के अबाउट आंसर मैं बता देता हूं, आंसर आएगा 3r/4, ये HCV की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 3r/4 आपका आंसर है, ठीक है, ट्राई करना, ठीक, कर लोगे तो क्यूब प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो गई।
अब आपका बचता है, सारे रेजिस्टेंसेस के क्वेश्चन हमने हर तरह के देख लिए, अब आपका बचता है क्या, अब आपका बचता है बैटरी। ईएमएफ क्या होती है कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, कल खत्म हो जाएगा, बैटरी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की क्या होती है, अभी तक हम जो 15 वोल्ट की बैटरी लिखते थे वो एक्चुअल में ईएमएफ ऑफ बैटरी होता है, ठीक है। हम सीधा पोटेंशियल बोल देते थे, मैंने तब भी शायद बताया था कि इसको ईएमएफ बोलते हैं, एक्चुअल में ईएमएफ होती है। तो क्या होती है ईएमएफ, ये कल जब बैटरी का टॉपिक पढ़ेंगे तब। और फिर हम देखेंगे सेल्स इन सीरीज, ठीक है, बहुत सारी सेल्स अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कितनी होती है, जैसे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हमने सीखा था, वैसी सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल, और फिर मिक्स्ड ग्रुपिंग, मतलब सीरीज पैरेलल एक साथ, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली मेंस और नीट में। नीट में तो मतलब हर साल बैटरी के ऊपर क्वेश्चन आता ही है, सेल के ऊपर मतलब, ठीक है। तो ये खत्म होने के बाद कल खत्म हो जाएगा। परसों हम स्टार्ट करेंगे जूल्स हीटिंग इफेक्ट, मतलब किसी रजिस्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है आई टी टाइम तक तो कितना हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर हम बल्ब प्रॉब्लम्स उसमें पढ़ेंगे, बल्ब घरों में जो बल्ब होते हैं वो प्रॉब्लम, कि कौन फ्यूज होगा पहले, ये सब, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका नीट में, लेटेस्ट आया था 2019 में बल्ब वाले, ठीक है, और मेंस में तो आते ही आते हैं, ठीक। तो एक लेक्चर में वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। दीज आर द डिवाइसेस टू मेजर करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, शायद बचपन में पढ़े होंगे। एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट इन द सर्किट, जिस ब्रांच में एमीटर लगा है उस ब्रांच से कितना करंट जा रहा है ये आपका एमीटर बताता है। और वोल्ट मीटर क्या बताता है, जिस ब्रांच में आपका वोल्ट मीटर लगा है उसके पैरेलल वाली ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये वोल्ट मीटर बताता है, ठीक। इस पे लगेगा आपका एक लेक्चर। फिर लास्ट में आपका बचता है पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, ये दो डिवाइसेस होते हैं आपके, किस काम आता है वो आगे देखेंगे। तो ले देके इस वीक में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज मंडे है तो मंडे को क्यूब वाले प्रॉब्लम अच्छे से करो। अभी मैं अगले 15-20 मिनट पास्ट ईयर कराता हूं जो अभी तक हमारा सिलेबस हो गया है उससे, ठीक है। और एडवांस वाले बच्चे ध्यान दें, करंट इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, पर बहुत कम पूछता है, 2-3 साल में या वो एक बार, हर साल तो नहीं आता है। तो बच्चे बोलेंगे सर फिर इंपॉर्टेंट क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पहली चीज मेंस और नीट इनके लिए तो मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बात रही एडवांस की, तो एडवांस में करंट को मिक्स किया जाता है बाकी चैप्टर्स के साथ, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आते, मिक्स करके आते हैं, ठीक है। रजिस्टर और कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर अगला चैप्टर आएगा। फिर उसके बाद अगला चैप्टर आएगा ईएमआई में, उसमें हम पढ़ेंगे इंडक्टर, ठीक है। किसी भी सर्किट में 3 कंपोनेंट होते हैं, आर रजिस्टर, एल इंडक्टेंस, इंडक्टर मतलब सी कैपेसिटर, ठीक है। तो आर के जो क्वेश्चन आते हैं रजिस्टर के एडवांस में वो मिक्स करके पूछता है, वो आरसी सर्किट, रजिस्टर कैपेसिटर एक सर्किट में, आरएल सर्किट, रजिस्टर इंडक्टर एक सर्किट में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्टली भी आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, पर ज्यादातर इसके क्वेश्चन मिक्स किए जाते हैं बाकी चैप्टर के साथ। पर मेन और नीट डायरेक्ट सवाल आते हैं। नीट में तो 3 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे, पक्का आएंगे ही आएंगे, और मेन में 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे आपके, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है चैप्टर की और बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो अब। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, केसीएल क्या होता है, केवीएल क्या होता है, बिना केसीएल केवीएल के भी सर्किट सॉल्व होते हैं, पर अगर आप अटक जाओ तो जहां आप अटके वहां केसीएल लगाओ या केवीएल लगाओ, वो आपके ऊपर है। पर केवीएल कैसे लगाना है उसमें साइन आपको देखने हैं, क्लोज लूप में हमेशा लगता है, ब्रांच में भी लगा सकते हैं, मैंने सिखाया था, ठीक है। ये सब चीज है। और फिर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, और इक्विवेलेंट में भी हमने एक टाइप और करा था कि बड़ा सा सर्किट दे देगा और पूछेगा इस ब्रांच से करंट निकालो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सोल्व करके पूरे की रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, तो उससे क्या मिल जाता है मुझे, टोटल करंट कितना जा रहा है, ठीक। तो वो करंट जाके डिवाइड होगा, तो मैंने डिवाइड किया सीरीज पैरेलल ये सब, फिर मुझे पता चल गया कि हाँ इस ब्रांच से इतना करंट है। समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मतलब मेन और नीट भरा पड़ा होगा ऐसे क्वेश्चन से। कैसे क्वेश्चन से, कि इस ब्रांच से करंट बताओ आई कितना है, इससे बताओ कितना है, ये सब। तो उसमें आप केसीएल लगाना चाहो या केवीएल या डायरेक्ट सोल्व कर पा रहे हो, वो प्रैक्टिस जितना करोगे आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें तो केवीएल लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, ऐसे, ठीक। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, कब लगता है, क्या कंडीशन होती है, बीच की ब्रांच से कोई करंट नहीं जाता तो उसको सर्किट से उड़ा के हमको दिख जाता है कौन सीरीज कौन पैरेलल, तो हम आंसर निकाल देते हैं। फिर उसी में हमने एक पढ़ा था कि अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब R1/R2 का रेशो
R3/R4 के इक्वल नहीं है, तब कैसे करना, और उसमें भी दो, बीच में वायर लगा दो तब थोड़ा आसान हो जाता है, पर बीच में अगर रेजिस्टेंस लगा दो तो थोड़ा लेंदी होता है पर आसान आता है, ठीक है, वो मैंने बताया था। और नीट वालों के लिए जरूरी नहीं है, छोड़ भी दोगे चलेगा, पर टेस्ट सीरीज में आ सकता है, ध्यान देना, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां तक हमने पढ़ा था, और आज हमने पढ़ा, और कल हमने पढ़ा था सिमिट्री वाले सर्किट्स, वो भी एडवांस और मेंस के बच्चों के लिए है मेन, और दो तरह की सिमिट्री कब कैसे लगानी है वो सब हमने देखा। फिर उसके बाद आज हमने पढ़ा क्यूब की प्रॉब्लम्स, ये भी फिर से एडवांस और मेन वालों के लिए, नीट के लिए नहीं है। तो नीट वाले अगर छोड़ भी देंगे सिमिट्री सर्किट्स क्यूब प्रॉब्लम्स तो चलेगा, ऐसा कोई वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पर टेस्ट सीरीज में आ सकते हैं, ध्यान देना, जब लास्ट में आप रिवीजन में टेस्ट दोगे तो उसमें आ सकते हैं, तो करना चाहो कर लो, कोई डाउट है तो उसको पूछो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो अब मैं क्या करता हूं, कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं बोर्ड पे, आप उनको नोट करो, स्क्रीन को पॉज, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो और बाद में आंसर देखो। और ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ये अलग अलग एग्जामिनेशन में आए होंगे, ठीक है, तो उनको अच्छे से देखो और सोल्व करो, ठीक है। चलो चल, तो इनको नोट करो और ट्राई करो, ठीक। जेई मेंस में आया, जेई मेंस में आया, वो नीट में आया, ठीक है। तो क्वेश्चन के लेवल में फर्क देखो, कौन सा अच्छा है, कौन सा आसान है, ठीक है। एडवांस के भी अभी करेंगे थोड़े टाइम बाद, ठीक। तो पॉज करो वीडियो को, नोट करो क्वेश्चंस को और ट्राई करो, और बाद में अपने आंसर मैच करो। ऑप्शंस भी मैंने दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जेई मेंस 15 में आया था, सर्किट आपको दिया हुआ है, दो बैटरीज हैं, 6 वोल्ट 9 वोल्ट, 4 रजिस्टर्स है, 3 ओम 3 ओम 1 ओम 2 ओम। तो क्वेश्चन है फाइंड द करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर। तो मैग्नीट्यूड भी मांगा है उसने और डायरेक्शन भी पूछी है कि पी से क्यू है या क्यू से पी, और पी क्यू क्या है वो भी डायग्राम में बने हुए हैं, ठीक। अच्छा, अब उसमें क्या यूज करोगे, केसीएल केवीएल कैसे प्रोसीड करोगे वो आपके ऊपर है। दूसरे में क्वेश्चन है कि 5 वोल्ट की जो बैटरी है उससे टोटल करंट कितना आएगा, आई की वैल्यू, तो उसके लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो टोटल करंट विल बी V विच इज 5 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, सबको पता होगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गैल्वेनोमीटर लगा है एक ब्रांच में, ठीक है, और वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। आपके लिए नई चीज है, वैसे डिटेल में पढ़ेंगे जब गैल्वेनोमीटर आएगा। अभी के लिए क्या पता करो, अभी के लिए क्या समझो सिर्फ कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, इसका मतलब है उससे कोई करंट नहीं जा रहा। मतलब जिस ब्रांच में गैल्वेनोमीटर आपने लगाया है उस ब्रांच से आपको करंट जीरो करना है। जो पूछा होगा V उसने मांगा है तो अपने आप आ जाएगा आपका V, मतलब उस बैटरी का EMF, समझ में आ रहा है। तो G वाली ब्रांच से करंट जीरो कर दो, अपने आप जो उसने पूछा होगा वो आ जाएगा। तो ट्राई करो, ठीक, मैं यहां पे करवा रहा हूं और आंसर देखो, ठीक है। पॉज करो, ट्राई करो, देखो अब ध्यान से। तो केवीएल लगाते हैं इसमें, तो किसी एक बैटरी से आपको करंट भेजना है। जिसको केवीएल अभी भी नहीं आता ध्यान से समझो, जब भी आपके पास दो बैटरीज हैं तो आपको किसी एक बैटरी से करंट भेजना है, किसी से भी भेज दो, 6 से 9 से, किसी से भी। 9 से भेज दें, चलो 9 से भेज देते हैं, ये भेज देते हैं टोटल आई। तो आई अगर आपने भेजा तो वापस आई आना चाहिए, आई गया, इसमें से आई गया, क्या यहाँ पे जाके डिवाइड हुआ, तो ये मैंने मान लिया कितना गया I1, और ये फिर कितना हो जाएगा I माइनस I1। अब ऊपर से चल के यहां से गया I माइनस I1, ऊपर से आया I1, दोनों मिले तो वापस ये कितना गया I और I वापस। तो जितना आपने भेजा उतना वापस। तो पहला काम केवीएल में क्या है, आपको हर ब्रांच से करंट की डायरेक्शन बनानी है। गलत बनाई होगी तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, ये भी मैंने बताया था। तो ले दे के आपको क्या निकालना है, I1 की वैल्यू, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर, मतलब इससे। तो मतलब बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है वो, I1 की वैल्यू कितनी होगी। अगर I1 आपका पॉजिटिव आ गया, ठीक, तो आप क्या बोलोगे, मैंने सही माना करंट विल फ्लो फ्रॉम P टू Q। पर अगर आपका I1 नेगेटिव आ गया तो आप क्या बोलोगे, मैंने गलत माना है करंट विल फ्लो फ्रॉम Q टू P। चेक करें। चलो अब देखो ध्यान से, केवीएल लगाते हैं। तो सबसे पहले लूप 1 में, फिर लूप 2 में। कैसे चलें, चलो ऐसा चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करो, यहां से स्टार्ट, राइज +9, पॉजिटिव बाद में है, सेम डायरेक्शन, करंट भी इधर। पहले करंट देखो, करंट तुमने ऐसा, सबसे पहले करंट मानना है तुमको, तो तुमने ऐसा माना, तुम भी ऐसे ही जा रहे हो, तो सेम डायरेक्शन, तो -IR। आओ 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 आओ, अब अभी भी सेम डायरेक्शन, तो -IR दैट इज -I1। आओ 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 आओ, फिर से सेम डायरेक्शन, -3I। क्या खत्म, सबका सम 0, यही बोलता है KVL। अरे पता है, चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दैट इज 9
इज इक्वल टू 5i प्लस i1 इक्वेशन 1। अब लगाते हैं लूप 2 में, अभी भी चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यहां से क्या करंट ऐसा आ रहा है, क्या तुम ऐसा जा रहे हो, तो प्लस i1, राइज प्लस 6, चलो 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 चलो, करंट ऐसा जा रहा है, तुम भी ऐसे ही जा रहे हो, तो माइनस IR, आई कौन सा जा रहा है इसमें से, I माइनस i1, दैट शुड बी इक्वल टू 0। क्या आया बोलो, I1 3i1 विच इज 4i1 माइनस 3i प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको कर दो 5i प्लस i1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आगे क्या करें, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आएगा बोलो, 4i1 प्लस 20i माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को माइनस कर दे, क्या किया मैंने, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया इंटू 4। ठीक, और ये आई थी कहां से, आपकी इक्वेशन नंबर 2 दूसरे लूप से। ठीक, दोनों को माइनस करो, 4i1 विल कैंसिल आउट, माइनस 3i माइनस 20i माइनस 23i प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 42, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक, तो आई आपका कितना आ गया बोलो, 42/23। दिख रहा है सबको, पर मुझे आई नहीं चाहिए। ठीक है, आई चाहिए होता अगर मुझसे पूछता 3 ओम से करंट बताओ, तब आई चाहिए होता, पर मुझसे पूछा 1 ओम से, मतलब i1 चाहिए, तो आई की वैल्यू किसी एक में डाल दें, इसमें डाल देते हैं। सो 5 इंटू आई 42/23 प्लस i1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेशन है, i1 कम्स आउट टू बी 9 माइनस, सही है, 23 एलसीएम, नहीं 207 ना, हाँ ठीक, माइनस 210, तो कितना आया, माइनस 3/23। करो सोल्व इसको, माइनस 3/23, दैट इज माइनस 0.17 बचा 3। हाँ, तो I1 कितना आया, माइनस 0.13 एम्पियर। माइनस मतलब आपने गलत माना, आई पॉजिटिव आया, आई पॉजिटिव आने का मतलब आपने सही माना है, करंट आई ऐसा ही जाएगा, और I1 नेगेटिव आया मतलब आपने गलत माना है। तो करंट कैसा जाएगा, 1 से P से Q ना जाके Q से P, तो आंसर इज 0.13 एम्पियर फ्रॉम Q टू P। समझ में आ गया। अच्छा, अगर पूछता आपसे इस 3 ओम से बताओ, तो इस 3 ओम से कितना होता बोलो, I माइनस I1 होता, I माइनस I1 ही तो है, I आपने निकाल लिया, ये माइनस I1 ये, और फिर मैंने शायद ये भी बताया था कि जो आपका आया है वही आपको साइन लेके सोल्व करना है। तो I आप लेते कितना, 42/23 माइनस I1 आप कितना लेते, माइनस 3/23। अब जो भी आएगा वो 45/23। तो साइन के साथ ही आपको सोल्व करना है। तो एक बार साइन के साथ सारे वैल्यूज आपने निकाल लिए, I1 और I माइनस I1 तीनों वैल्यूज, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपने डायरेक्शन सही मानी है या गलत। पर इक्वेशन सोल्व करते समय लास्ट आंसर आने तक आपको साइन के साथ ही सोल्व करना है। तो जो आपका नेगेटिव आया है आपको वही नेगेटिव वैल्यू इक्वेशन में पुट करके सोल्व करनी है, पॉजिटिव मत ले लेना। समझ में आ रहा है, साइन जो आपके आए हैं वही लेके आपको सोल्व करना है, उसके बाद फाइनली आपको बताना है कि आपने सही किया था या गलत किया था। समझ में आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन करें, चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या, इसको नोट कर लेना पॉज करके, मैं मिटा रहा हूं इसको। समझ में आ गया क्या है, तो आंसर इज ए, तो जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। देख के एक चीज समझ में आ रही है कि अगर ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो ये बी, तो ये भी बी, और ये आपका ए। अगर मैं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकाल देता हूं तो दिस करंट आई विल बी 5 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। यही तो हमको पता है, हम बहुत बार कर चुके हैं। तो अगर मैं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकाल देता हूं तो मेरा काम एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, जिसका आ गया अच्छी बात है, मैच करना, जिसका नहीं आया देखो क्या गलती हुई। दिख रहा है सबको क्लियर, हाँ दिख रहा है। चलो देखो, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकाले, ध्यान से देखो। तो ये 5 रजिस्टर हैं, और जब भी 5 होते हैं तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। चेक करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो अल्टीमेटली मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। ये ए तो सबको पता है, ये बी ए, ये बी, तो ये भी बी। ये मान लेते हैं सी, तो ये भी क्या होगा सी। ये मान लेते हैं डी, तो ये भी क्या होगा डी। अब जिनके बीच में निकालना है उनको सबसे दूर बनाओ, ए और बी। सी को ऊपर,
डी को नीचे, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा ही आपका बनता है। अब एक एक करके बनाओ। ऊपर का 10 ओम ए और सी के बीच में, ठीक। नीचे का 5 ओम ए और डी के बीच में, चेक करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। डी और सी के बीच में 10 ओम बराबर, सी और बी के बीच में 20 ओम बराबर, और डी और बी के बीच में 10 ओम बराबर, और बैटरी लगी है ऐसी 5 वोल्ट की। यही तो है, ये पूरा सर्किट ऐसा बन गया। समझ में आया? अब देखो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? मुझे तो लग रहा है। 10 बाय 5 2, 20 बाय 10 2, तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? बिल्कुल। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच की ब्रांच सर्किट से उड़ा दो। 10 20 सीरीज 30, 5 10 सीरीज 15, 30 और 15 पैरेलल, तो 30 into 15 upon 45. So R equivalent comes out to be 10. तो current I will be 5 by 10 which is 0.5 ampere, option B. अरे आया पक्का? आगे बढ़े? मजा आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो नीट में आया है। सेकंड समझ में आ गया? तो हर चीज क्लियर रखो। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आया तो ऐसे मुझे प्रोसीड करना है, ठीक है। और इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे सोल्व कर सकता हूं, पॉइंट्स मैंने कैसे बनाए, इसमें मैं पॉइंट मेथड लगाऊंगा, वो वाली ट्रिक लगाऊंगा। तो हर चीज क्लियर रखो, तो जैसा भी सवाल है जिस भी टाइप का आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन नीट का एक और कर लेते हैं, टाइम है अभी। तो उसमें पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर से अगर कोई करंट नहीं जा रहा है तो बताओ V की वैल्यू कितनी होगी। V मतलब इस बैटरी का EMF। एक्चुअल में ये EMF होता है। क्या होता है EMF, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो एक बैटरी दी हुई है जिसकी EMF 12 वोल्ट आपको दी हुई है, एक रजिस्टर दिया है जिसकी वैल्यू 100 ओम, एक और रजिस्टर दिया है जिसकी वैल्यू 500 ओम, और गैल्वेनोमीटर दिया और क्वेश्चन में बोल रहा है गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, ठीक है। अभी गैल्वेनोमीटर आप नहीं पढ़े हैं, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस ब्रांच से कोई भी करंट नहीं जा रहा है, ठीक। तो उस ब्रांच में हम करंट मानेंगे, केवीएल लगाएंगे और उस करंट को फाइनली जीरो कर देंगे, तो शायद हमारा वी आ जाए। चेक करेंगे, ठीक है। तो केवीएल लगाना स्टार्ट करें। तो केवीएल क्या बोलता है, सबसे पहले किसी एक बैटरी से करंट भेजो। तो ये मैंने भेजा आई, तो इसमें से क्या गया आई, ठीक। अब आई बैटरी करंट नहीं भेजती है, सबको पता है ना। बैटरी एनर्जी का सोर्स है आपका, करंट का सोर्स नहीं है, बैटरी चार्ज का सोर्स नहीं है, ठीक है। वो बोलने के लिए बोला जाता है कि ये ऐसा आई करंट दिया है इसने। तो ये आई आया, आई उसमें से गया, क्या वो आई यहां पे जाके डिवाइड होगा, ठीक। तो मान लिया मैंने यहां पे चला गया I1 आई में से, तो ये कितना गया I माइनस I1, सही है। देखो ध्यान से, किसी एक बैटरी से आपको करंट मानना है। केवीएल लगाने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ये। जब भी आपके पास सर्किट में एक से ज्यादा बैटरीज हैं, किसी एक से आपको करंट भेजना है, ठीक है। तो आपने करंट भेजा आई, तो इसमें से ऑब्वियसली आई जाएगा क्योंकि एक ही ब्रांच है। अब ये आई यहां जाके डिवाइड होगा, तो मान लो यहां पे चला गया I1 और यहां पे गया I माइनस I1। अब आधे बच्चे क्या करते हैं, यहां पे I1 भेजते हैं, यहां पे I2, कोई गलती नहीं है उसमें, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेरिएबल बढ़ा दिए, एक I, एक I1, एक I2, 3 वेरिएबल। तो फाइनली उनको अल्टीमेटली यूज तो फिर यही करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यही I डिवाइड हुआ है आपका I1 और I2 में, तो इससे बेटर 2 ही वेरिएबल रखो। I में से I1 इधर भेज दो तो इधर जाएगा I माइनस I1। अब आगे क्या हुआ, इधर से चल के आ रहा I माइनस I1, इधर से आ रहा है I1, दोनों यहां पे मिले वापस, और ये गया आपका I। ये भी क्रॉस चेक कर लेना, जितना आपने बैटरी से भेजा वापस उतना एंटर करना चाहिए आपका, दिख रहा है। तो I आपने भेजा, I वापस आया। तो ये पहला स्टेप है केवीएल लगाने का, ठीक। दूसरा स्टेप क्या है, क्योंकि मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं I और I1, तो मेरे पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए सोल्व करने के लिए। अब 2 इक्वेशन कैसे बनेंगी, 2 क्लोज लूप लेने पड़ेंगे। तो एक तो क्लोज लूप ये हो गया, ठीक है, केवीएल क्योंकि यहाँ पर लूप में लगता है। एक क्लोज लूप ये हो गया, 2 हो गए, दोनों में बारी बारी से केवीएल लगाओ, आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको मान लो लूप नंबर 1, इसको मान लो लूप नंबर 2, ठीक। नामकरण करना चाहो नामकरण कर दो इसका, ये A B C D, ठीक। तो लूप 1 और क्लोज लूप की बात कर रहे हैं, तो क्या बनेगा A B C D A, ठीक। तो ये कौन सी सेंस हो गई, A B C D A, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। आधे बोलेंगे सर मुझे एंटी नहीं जाना, मुझे क्लॉक जाना, बिल्कुल जाओ क्लॉक। तो क्लॉक के लिए आपको कैसा घूमना पड़ेगा, A D C B A, किसी से भी कर लो आंसर सेम आएगा, ठीक।
तो मैं एक से ही कर रहा हूं, दोनों से थोड़ी करूंगा, तो मैं कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज ए बी सी डी है, तो मतलब हम ऐसा चल रहे हैं। तो केवीएल क्या बोलता है, अब सुनना ध्यान से, मैं फिर से रिपीट करता हूं केवीएल की स्टेटमेंट। केवीएल बोलता है कि जब भी आप एक क्लोज लूप में चलेंगे, कहीं से भी चल सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं, ए से बी से सी से डी से, किसी भी पॉइंट से चल सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो रास्ते में चलते वक्त आपके जितने भी बैटरीज आएंगी सबकी ईएमएफ का सम, और जितने भी रजिस्टर आएंगे सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम, सबका सम फाइनली कितना होगा, 0। ये आपका बोलता है केवीएल। सो इन अ क्लोज्ड लूप द ईएमएफ्स ऑफ ऑल द बैटरीज एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर, द सम ऑफ ऑल ऑफ देम शुड बी इक्वल टू 0। सबका सम आपका 0 होना चाहिए। और ईएमएफ के साइन कैसे लेने हैं बताया था आपको। तो देखो जब आप चल रहे हैं तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले दिख रहा है, तो बैटरी का अगर नेगेटिव पहले दिख रहा है, पॉजिटिव बाद में, तो ईएमएफ प्लस साइन के साथ आपको लेनी है, ठीक। और पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, तो ईएमएफ माइनस साइन के साथ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत बार बता चुका हूं वैसे। और पोटेंशियल डिफरेंसेस के साइन कैसे लेने हैं, देखो सबसे पहले करंट की डायरेक्शन, वो तो स्टेप नंबर 1 था, तुमने खुद से मानी है दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन, ठीक। अब जब आप चलोगे तो देखो आप किस तरफ चल रहे हो और करंट किस तरफ है। तो अगर आप जिस तरफ चल रहे हो करंट उसी तरफ जा रहा है रजिस्टर के थ्रू, तो साइन लेना आपको माइनस आई आर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली आई आर होता है, तो साइन माइनस लेना कि प्लस, वो कैसे डिसाइड करना है वो मैं लिखवा भी चुका हूं, बता भी रहा हूं कि आप जिस तरफ जा रहे हैं करंट भी अगर उसी तरफ जाए तो साइन आएगा माइनस आई आर, और आप जिस तरफ जा रहे हैं और करंट उल्टी डायरेक्शन में आए तो प्लस आई आर। लॉजिक क्या है इसके पीछे, लॉजिक मैं बताता हूं फिर से। क्योंकि जब आप जाएंगे जैसे इस लूप में, सोचो हम ए बी सी डी ऐसा चल रहे हैं, तो जब आप इस रजिस्टर के थ्रू जाएंगे, देखो करंट आपका ऐसा आ रहा है I1, देखो आपने पहले से ही माना ऐसा, ठीक। और आप जा रहे हैं ऐसा, मतलब उल्टी डायरेक्शन। तो मैंने अभी बताया था जब उल्टी डायरेक्शन जाओगे तो प्लस आई आर लेना। ऐसा क्यों, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा इसके कंपैरिजन में, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और आपने पहले से ही मान लिया करंट ये है, तो आपके लिए ये हाई पोटेंशियल होगा और ये लो, और आप जा रहे हैं ऐसा, तो आगे का पोटेंशियल तो हाई होगा ना, इसलिए प्लस आई आर लेते हैं, ठीक है। आया समझ। चलो अब स्टार्ट करते हैं, देखो अब ध्यान से करो स्टार्ट। ए से चले और एंटी क्लॉकवाइज, तो रास्ते में अभी तो कुछ नहीं है, चलो चले 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 चले, करंट ऐसा आ रहा है, तुम ऐसा जा रहे हो, ठीक। तो प्लस आई आर, तो दैट विल बी 100 इंटू I1, ठीक। चलो 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 चलो, अब ध्यान से देखो, तुम ऐसा जा रहे हो और करंट इसमें से ऐसा आ रहा है, फिर से उल्टा, तो प्लस आई आर, पर उसमें से आई कौन सा जा रहा है, आई इंटू आर 500। समझ में आ गया, प्रैक्टिस करोगे खुद ही समझ जाओगे। चलो 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 चलो, बैटरी का पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, तो ड्रॉप होगा तो -12। तो ये क्या क्या ये है, क्या पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स एंड ईएमएफ ऑफ ऑल द बैटरीज इन अ क्लोज लूप, ठीक है। और तो कुछ है ही नहीं ना, सबका सम कितना होना चाहिए, 0। दैट इज योर केवीएल, ठीक है। और साइन कैसे लिए वो अब ध्यान से समझो। पहला स्टेप, करंट आपको पहले से ही मानना पड़ेगा, किसी एक बैटरी से करंट भेजो, उसको हर एक ब्रांच में डिवाइड करो, सारे रजिस्टर से करंट आपको पहले से पता होना चाहिए, डायरेक्शन। वो गलत भी मान सकते हैं आपको थोड़ी पता है कि ये आई में से I1 ऐसा ही जाएगा, क्या पता ऐसा जा रहा हो, ठीक है। कैसे भी करंट जा सकता है इसमें से, तो आपने गलत माना होगा तो साइन नेगेटिव आ जाएगा बाद में, ठीक है। उसकी टेंशन नहीं है, यहां तो समझ में आ गया। चलो अब लगाते हैं लूप 2 में, ध्यान से सुनना, इस लूप में चलो चलें ऐसा, फिर से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, चलो यहां से चले, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। अब नेगेटिव पहले पॉजिटिव बाद में, तो प्लस V, ठीक। पॉजिटिव पहले होगा नेगेटिव बाद में होगा तो माइनस V हो जाएगा। साइन ऐसे लेना है, ध्यान देना। चलो 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 चलो, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। अब तुम भी ऐसे जा रहे हो और करंट भी तुमने ऐसे ही माना, सेम डायरेक्शन, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर विल बी माइनस आई आर। तो आई कितना है उसमें, I1, आर कितना है 100। चलो चलो चलो, अब कुछ नहीं है, जहां से स्टार्ट हुए थे वापिस वहीं आ गए, इन सबका सम क्या होगा, 0, ठीक। अब सुनना, अब हमें V निकालना है। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, V निकालो, ऑप्शन है। और एक हिंट दिया है कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, मतलब जिस ब्रांच में गैल्वेनोमीटर लगा है उससे कोई करंट नहीं जा रहा। तो क्या मैं बोल सकता हूं I माइनस I1, बिकॉज दैट इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द ब्रांच हैविंग गैल्वेनोमीटर। तो I माइनस I1, क्या ये 0 होना चाहिए, ये 0, मतलब I कितना होना चाहिए आपका, I1। तो क्या इस पहली क्वेश्चन में डाल के देखें, डालो 100I 500I विच इज 600I, दैट शुड बी इक्वल टू 12, है ना। तो I आपका कितना आ गया, 12/600 विच इज 1/50। अब इसको डालते हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो V एज इट इज माइनस I1, तो I आ गया था,
और आई आपका कितना आ गया था 1/50 इंटू 100, दैट शुड बी इक्वल टू 0। क्या क्या समझ में आ रहा है? 50 से गया 2, सो वी की वैल्यू आपकी आ गई 2 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी कर लोगे। कुछ नहीं है, वो आपके दिमाग के ऊपर, आप केवीएल लगाना चाहते हैं या कुछ और लगाना चाहते हैं। अब एक मजेदार चीज बताऊं, इसका शॉर्टकट देखना ध्यान से, कैसे एक लाइन में इसको सॉल्व करते हैं। तो वही आपने लेक्चर्स ध्यान से सुने होंगे, तो आप किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट में भी कर सकते हैं और 10 मिनट भी लग सकता है। वो आपके ऊपर है, प्रैक्टिस कितने अच्छे से आपने किया। देखो सेम क्वेश्चन को कैसे करते हैं फटाफट। 500 ओम, 100 ओम, 12 वोल्ट, ये V, ये गैल्वेनोमीटर। ठीक, देखो ध्यान से, ये मान लो 0 वोल्ट है पोटेंशियल एग्जांपल के लिए, तो ये हो जाएगा 12 वोल्ट। 0 से 12 हाई, क्योंकि नेगेटिव, ये पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, मतलब ये लो पोटेंशियल पे होगा। ये पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, मतलब ये हाई पोटेंशियल पे होगा। सिखाया था बहुत बार। और अगर तुम इसको 0 मान लेते हो, ऐसा जरूरी नहीं है इसको 0 वोल्ट मानो, 2 वोल्ट भी मान सकते हो, 10 वोल्ट भी, पर अगर ये 10 मानोगे तो ये आपको 22 वोल्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल से 12 वोल्ट ज्यादा है, यही बैटरी आपका बताती है। तो ये आपने अगर 0 माना तो ये आपको कितना लेना पड़ेगा 12 वोल्ट। यहां तो समझ में आया? ये 0 तो यहां का पोटेंशियल भी 0, ये 0 तो यहां का भी 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स डायरेक्टली वायर से कनेक्ट है। और एक चीज याद रखना, कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। ये कंसेप्ट जितना जल्दी सीख लो उतना अच्छा है। तो जो भी पॉइंट्स डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट हैं उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, मतलब हर जगह पोटेंशियल सेम होता है हर पॉइंट पे। ठीक है, पर आधे लोग इससे एक इंटरप्रिटेशन करते हैं, उस पर भी चर्चा बहुत बार हो चुकी कि सर कंडक्टिंग वायर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो ओम्स लॉ से आपका करंट भी 0 आना चाहिए, है ना। V इज इक्वल टू आई आर, तो V अगर 0 तो I भी 0। कंडक्टिंग वायर में V 0 होता है नो डाउट, पर तब भी वायर से करंट आपका फ्लो करता है, चाहे इसमें चाहे उसमें। वो जो वैलिड है वो आपका रजिस्टर के लिए वैलिड है। मतलब सपोज ये रजिस्टर आपके पास, तो अगर इस रजिस्टर के लिए यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0, तब इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। पर वायर के लिए वो नहीं है, ध्यान देना। वायर के लिए आपको सीधा क्या याद रखना है, वायर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, मतलब जो भी पॉइंट्स डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड होंगे वो सबके सब सेम पोटेंशियल पे होंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो ये 0 वोल्ट, तो ये 0, ये 0। अब ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये वाला हाई पोटेंशियल पे होगा। कितना हाई? 0 से V हाई, तो यहां का हो जाएगा V, या X मान लो अगर कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो यहां का हो जाएगा X वोल्ट। ठीक, अरे आया? अच्छा, अब ये X वोल्ट, तो ये भी कितना आएगा? X वोल्ट आएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा आपका। अब क्या करो आगे, केवीएल लगा दो, आंसर आ गया। ये और ये, सॉरी केसीएल। तो केसीएल कैसे लगाते हैं याद करो, इस जंक्शन से हर एक डायरेक्शन में करंट भेजो। दो ही पॉसिबल डायरेक्शन है, रजिस्टर दो ही जगह है। नेट करंट का सम आपका होना चाहिए 0, ये बोलता है आपका केसीएल। दो रूल पढ़ाए थे, केसीएल और केवीएल। तो पहले हमने केवीएल से किया, सेम क्वेश्चन केसीएल से करते। देखो एक लाइन में आ रहा आंसर। तो I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 500 ओम रेजिस्टेंस, दैट विल बी V बाय R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो V बाय R कितना होगा? V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 500 ओम, दैट इज X माइनस 12। अब आधे बोलेंगे सर 12 माइनस X क्यों नहीं? क्योंकि आपने करंट ऐसा माना है, तो आप पहले से ही मान के चल रहे हैं कि यहां का पोटेंशियल हाई होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना केसीएल में जब आप डायरेक्शन मानोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 500 विल बी X माइनस 12, सो दिस इज V डिवाइडेड बाय R, दैट इज 500। ठीक, प्लस I2 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो कितना होगा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो वो कितना होगा? X माइनस 0 बाय रेजिस्टेंस, दैट इज 100। क्या सबका सम होना चाहिए 0? एलसीएम कितना आया? 500, तो X माइनस 12 प्लस 500 एलसीएम 5X शुड बी इक्वल टू 0, 6X इज इक्वल टू 12, X इज इक्वल टू 2। कर लोगे सॉल्व? तो वही हमारा आंसर था। ठीक है, तो वो एक लाइन में आया। ये कितना लेंदी हुआ तो वो आपके ऊपर है, कितनी प्रैक्टिस आप करते हैं। ठीक है, एक और मेथड है इसका सॉल्व करने का, छोड़ो अभी टाइम की कमी है हमारे पास। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो,
कोई भी डाउट है उसको पूछो। और कल हम स्टार्ट करेंगे सेल्स के बारे में, ईएमएफ क्या होती है किसी बैटरी की, ठीक है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, वो हम कल के लेक्चर। तो अब ज्यादा नहीं बचा करंट, 4-5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो यहां तक जो पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा, चाहे वो मेन हो चाहे वो नीट हो। केसीएल क्या होता है, केवीएल क्या होता है, कैसे लगाना है, वो सब, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, चलो।